नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। को विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री विजय ओझा जी, मानिक तला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री तापस राय जी, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री संतोष पाठक जी, श्याम पोकर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, बेलिया घाटा से प्रत्याशी श्री पार्थ चौधरी जी, इंटाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री प्रियंका टिबड़ीवाल जी, हमारे पार्षद सुश्री मीना देवी पुरोहित जी, पूर्व पार्षद सुश्री सुनीता झंवर जी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, सचिव अनिल खरवार जी, संजय मिश्रा जी, सुनील हर्ष जी, कमल सोनकर जी, अवध किशोर गुप्ता जी, असम सरकार में मंत्री और यहां पर सहयोग के लिए कार्य कर रहे श्री रतनलाल नाथ जी, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, भानु प्रकाश मिश्रा जी, भारी संख्या में आज इस बड़ा बाजार सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी बहन और भाइयों, काली बाड़ी माता के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज जब मुझे आपके बीच में आकर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर भारत को प्रेरणा देने वाले उन सभी महापुरुषों का स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक वे प्रेरणा बने थे। बंगाल की ये धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनेक साधकों को जन्म लेने वाली धरा है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय जी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी, बंगाल की धरा से वैश्विक धरातल तक इन्होंने भारत के सनातन की पताका को फहराने का कार्य किया था। बहन और भाइयों, ये बंगाल की ही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को दिया, और याद करिए हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब नेताजी का नाम आता है। नेताजी का वो उद्घोष हर भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा रहा है और आजादी का अमर मंत्र बना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी हर भारतीय के कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, इसी बंगाल की धरा ने
खुदीराम बोस दिए थे। और याद करना, बंगाल में ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर की चिंगारी को प्रज्वलित किया था, जो भारत की आजादी का कारण बना था। ये बंगाल की धरा है जिसने एक से एक महापुरुष थे। स्वतंत्र भारत में भी भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी धरा ने दिया है। और मुझे तो आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये क्षेत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ठाकुर बाड़ी का क्षेत्र भी पड़ता है। साहित्य के लिए पहले किसी भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को यह प्राप्त हुआ था। पूरा भारत गौरवान्वित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। बहनों और भाइयों, बंगाल, ये वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत को हर सम विषम परिस्थितियों में संबल दिया। याद करिए, एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल की धरा से वंदे मातरम का अमर गान दिया था, जो स्वतंत्र भारत में भारत का राष्ट्रगीत बना। भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा, और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है,
उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से। तो वहीं पर लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने के विरोध में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लिया। तो अपडेट सामने आ रही है, ये पदयात्रा सीएम आवास से शुरू होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक निकाली गई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो बड़ी संख्या में महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा में भाग लिया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि पदयात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर बनारस को मिलेगा सबसे चौड़ा डबल डेकर सिग्नेचर, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पीएम मोदी करेंगे विधिवत से पूजा अर्चना। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, सिग्नेचर ब्रिज की काशी वासियों को सौगात दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। तो पीएम मोदी करेंगे विधिवत से पूजा अर्चना और 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देने वाले पीएम मोदी, सिग्नेचर ब्रिज भी काशीवासियों को मिलेगा। बनारस को मिलेगा सबसे चौड़ा डबल डेकर। तो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी करने जा रहे विधिवत से पूजा अर्चना, 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, सिग्नेचर ब्रिज की काशीवासियों को मिलेगी सौगात। बनारस को मिलेगा सबसे चौड़ा डबल डेकर सिग्नेचर। तो आयुर्वेद मेडिकल का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे विधिवत से पूजा अर्चना और 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, सिग्नेचर ब्रिज भी काशीवासियों को मिलेगा। बनारस को मिलेगा चौड़ा डबल डेकर सिग्नेचर ब्रिज। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी, 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देने वाले पीएम मोदी, सिग्नेचर ब्रिज भी अब काशी को मिलने जा रहा है। तो रेल इंजन कारखाना में होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। तो सेवा रिकबा संस्थान का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 40,000 महिलाएं जनसभा में होंगी शामिल। तो सेवा रिकबा संस्थान का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 6,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी और 40,000 महिलाएं जनसभा में शामिल होंगी। काशी विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। पूर्वांचल को मिलेगी बड़ी विकास की सौगात। तो सेवा रिकबा संस्थान का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 6,000 करोड़ महिलाओं, 40,000 महिलाओं जनसभा में होंगी शामिल और इसके साथ ही 6,000 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पीएम मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, 40,000 महिलाएं जनसभा में शामिल होने जा रही हैं, क्या अपडेट है? फिलहाल बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसको लेकर बताइए।
नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र 28 और 29 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके जनसभा वाले स्थल, उनके हाथों जो लोकार्पित और शिलान्यासित होने वाली परियोजनाएं हैं, कुल 100 करीब 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं और सैकड़ों की संख्या में है। उनकी तैयारियों का वो बारीकी से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा की। और सबसे प्रमुख बात यह है कि काशी जो प्रधानमंत्री के हाथों काशी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, उसमें एक सिग्नेचर ब्रिज भी है। इसके अलावा सोवा रिप्पा पहला आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसका भी लोकार्पण करेंगे। जो सिग्नेचर ब्रिज है उसका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राजकीय जो चिकित्सालय है 500 बेड के अस्पताल का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो काशी वासियों के जो सुविधाएं हैं उनके सुविधाओं में विस्तार करने के लिए तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस और जनसभा स्थल भी गए थे, वहां पर भी तैयारियों का जायजा लिया। विशेषकर ये जो कार्यक्रम हो प्रधानमंत्री का वो महिलाओं के लिए समर्पित होना है, तो लिहाजा प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है, चाहे वो संयोजक के तौर पे हो, चाहे कोऑर्डिनेटर के तौर पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देख रेख करने के लिए जो बीजेपी की स्थानीय महिला पदाधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी गई है। कुल 8 विधानसभा से लगभग हर विधानसभा से 5-5 हजार लोगों को जुटाने के लक्ष्य, यानी कुल 40,000 महिलाएं वहां पर सब एकत्रित होंगी और महिलाओं में से कुछ महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जो आरक्षण की बात चल रही थी महिला आरक्षण बिल पे, वो लोकसभा में गिरने के बाद महिलाओं में लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो उन महिलाओं से वो संवाद भी करेंगे, उनकी वेदना भी सुनेंगे, उनकी पीड़ा भी सुनेंगे। खुद प्रधानमंत्री अपनी बात भी उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे रोड मैप कर लिया। साथ ही साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं उनके प्रधानमंत्री के आवागमन रूट को लेकर प्रधानमंत्री की कैसे स्वागत करना है, किस तरीके से स्वागत करना है, उनके सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स क्या रहेंगे, इनको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। वर्षा। बिल्कुल अभिषेक, अगर 2 दिवसीय दौरे को लेकर बात की जाए तो पीएम मोदी का और क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, इसके बारे में भी कुछ अपडेट सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी जो अभी मिली है, पीएम मोदी का जो दौरा है वो 28 तारीख की करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो वाराणसी आएंगे और वहाँ थोड़ी देर एयरपोर्ट से और पुलिस लाइन से आने के बरेका गेस्ट हाउस जो मैदान है वहां पर हेलीपैड बना, वहां से उतरेंगे और सीधा प्रधानमंत्री जो जनसभा स्थल है जहाँ पे महिलाओं के साथ उनका संवाद करना और जनसभा को संबोधित करना है, उससे पहले प्रधानमंत्री 6000 करोड़ की परियोजनाओं की जो शिलान्यास और लोकार्पण की कार्यक्रम है वो उसी जगह से हरी झंडी दिखाएंगे और रिमोट से दबाकर उसका शुभारंभ करेंगे और वहीं पर जनसभा करेंगे। साथ ही साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी का गोरखपुर जो दौरा बताया जा रहा है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में होंगे सम्मिलित। तो महिला कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम। तो मंदिर में ही मुख्यमंत्री योगी करेंगे रात्रि विश्राम। तो बड़ी अपडेट, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि सहारनपुर में वो अपने काफिले के साथ ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। जाम की स्थिति देखकर वे अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और खुद सड़क पर ही व्यवस्था को संभालने लगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने लोगों की मदद से जाम खुलवाने की कोशिश की, वाहनों की आवाजाही को सुचारू कराया और ये वीडियो अब तेजी से ट्रेंड भी कर रहा है। और इसके साथ ही लोग इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं देते भी नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा में लाखों श्रद्धालु पहुंचे और भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पर आयोजन 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया और इस दौरान सुरक्षा के हजारों पुलिसकर्मी यहां पर तैनात नजर आए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कथा से पहले उन्होंने बयान दिया कि काशी विश्वनाथ के बगल में जो विवादित ढांचा है उसे लेकर आस्था के अनुसार बदलाव होगा और एक दिन वहां रुद्र अभिषेक होगा।
भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सुधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। भारत की बात करो, उससे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात करना कटा, जिहाद की बात है। हाँ बोलो आप। तो अगर ये सकारात्मक नहीं जाता है तो इसका दुनिया पे और भारत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती है। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा, और हमें लगता है भारत को ज्यादा होगा। उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा, और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है, और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल, वहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी, वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम मिले। देखिए ये तो राजनीतिक विषय है, और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मात्र नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए, और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के लिए। बच्चों की बात की है, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतने इनकम है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके? जी आपने 4 बच्चे कहे कि 4 बच्चे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते? महाराज जी, धर्म हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात धर्म और के नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आप? देखिए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए, हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना चाहिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।